अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पावर प्लेयर ट्यूटर्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो सिविल इंजीनियर्स के लिए है। और ये पूरी आगे जो सीरीज़ है उसकी ये पहली वीडियो है। इसमें हम पूरा कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपके बिल्डिंग लाइन के अंदर या जो सिविल इंजीनियर्स हैं जो ग्रेजुएट होते हैं तो उनको कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। तो अभी हम ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि आपके पास कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कैसे होती है और ये कंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपके पास सॉइल इन्वॉल्व होती है, इसमें आपके एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या होते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, आपके पास काम कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हो रहे होते हैं, उससे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा होता है। ये पूरी की पूरी हम डिस्कशन इसमें करेंगे। ये एक लॉन्ग सीरीज होगी जिसके अंदर इंशाल्लाह हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं और कहाँ तक आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। ठीक है। आज का हमारा पहला टॉपिक है बिल्ट इन्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले भी हम जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि जब आप कोई भी बिल्डिंग स्टार्ट करने लगते हैं या जो कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लगते हैं तो आपने पहले देखना होता है कि इससे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। ये इन्वायरमेंट को हमारा पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, या इसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर रोल प्ले कर रही हैं इन्वायरमेंट की, वो हम देखेंगे। अच्छा, इन्वायरमेंट जो है वो इटसेल्फ क्या होता है? इन्वायरमेंट जो है वो सराउंडिंग होती है। ठीक है। कि एक बिल्डिंग है उसकी सराउंडिंग में आपके पास कोई मैन मेड चीज़ें होंगी, कोई जो है वो नेचुरल चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे ग्रीनरी है या अगर आपने लॉन लगाया है या वहाँ पे कुछ जो है बुशेज हैं या ट्रीज हैं या वहाँ पे कोई वाटरवे हो सकती है। अक्सर आप देखते हैं कि दरिया के किनारे पे घर बने होते हैं तो वहाँ पे होता है। इसी तरह अगर पहाड़ के साथ घर बना हुआ है आपका, किसी चट्टान के साथ घर बना हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो नेचुरल चीज़ें भी हो सकती हैं, मैन मेड चीज़ें भी हो सकती हैं। घर के साथ आपके कोई ब्रिज है, कोई पुल है, कोई रोड है, ठीक है, वो मैन मेड चीज़ें होती हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, मैन मेड भी आ जाते हैं और नेचुरल भी आ जाते हैं। बट बिल्ट इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं उसमें ये होता है कि जो मैन मेड चीज़ें जो आपके घर को अफेक्ट कर सकती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। नेचुरल को आप छोड़ के जो मैन मेड चीज़ें होती हैं अक्सर हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर बिल्ट इन्वायरमेंट की मैं डेफिनेशन करूं, इट्स क्रिएटेड विद मैन विद और विदाउट द एड ऑफ नेचर। ठीक है। ये इंसान ने खुद बनाए होते हैं विद हेल्प ऑफ नेचर और विदाउट द हेल्प ऑफ नेचर। ठीक है। फॉर एग्जांपल रोड्स हो गए, ठीक है, वाटरवेज हो गई, या कुछ अक्सर आपने देखा होगा कि घर के साथ जो है वो सीवरेज के सिस्टम्स बने होते हैं प्रॉपर। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। मैं इसको डिफाइन कर लिया। अब हमें देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बिल्ट एनवायरनमेंट के। ठीक है। अब आप देखें एक घर है। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे घर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये एक घर है। ठीक है। यहाँ पे इसकी फाउंडेशन है। अब इस घर को क्या क्या चीज़ चाहिए, मुझे डिज़ाइन करने से पहले क्या देखना होगा? इस घर के अंदर मुझे आर्टिफिशियल लाइटिंग कितनी चाहिए? अब इस घर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक विंडो प्लेस करता हूँ। ठीक है। वो दिस इज विंडो। अब इस विंडो से क्या होगा? इस विंडो से एक तो इसके अंदर नेचुरल लाइट आएगी। ठीक है। एक नेचुरल लाइट आएगी। अब आप इसमें देखें कि एक विंडो आपने क्रिएट की है। ठीक है। एक मैन मेड चीज़ है। उस विंडो की वजह से आपकी बिल्डिंग में क्या इफेक्ट हो रहा है कि एक नेचुरल लाइट अंदर आ रही है, आपको जो है डे टाइम विजन मिलेगा बाहर की तरफ। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इसके अंदर फिनिशेस। ठीक है। फिनिशेस हम किस तरह करते हैं इसको, इसका जो एक्सटीरियर फिनिशेस होता है उसमें आप टाइल लगाते हैं, कलर करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है। वो रॉक वॉल करते हैं, वो आपका उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इंडोर प्लान्स एंड कलेक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि आप घर के अंदर से प्लान किस तरीके से बना रहे होते हैं। फिर आप इसमें देखें कि इंडोर प्लांटेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे लोगों ने अक्सर औकात घर में छोटे छोटे ट्रीज लगाए होते हैं या प्लांट्स जो है ना उनके वो गमले रखे होते हैं, तो इंडोर प्लांटेशन भी हो सकती है। लाइक ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके घर के अंदर या बिल्ट एनवायरनमेंट के अंदर आ सकते हैं आपकी एक बिल्डिंग। इंटरनल कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, जो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर होंगे। अब प्लानिंग रिक्वायरमेंट होगी। प्लानिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी कि फॉर एग्जांपल हम सिंपली अगर एक बात करें घर की, तो उस घर के अंदर बेडरूम कितने रिक्वायर्ड हैं, उस घर के अंदर अ, आपको ड्राइंग रूम कितना बड़ा चाहिए, आपको किचन कितना बड़ा चाहिए, आपको कितने नंबर ऑफ किचन चाहिए, आपको कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स चाहिए,
ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका होगा बिल्डिंग रेगुलेशंस। ठीक है। अब बिल्डिंग रेगुलेशन ऐसी चीज़ है कि जैसे किसी भी स्पेसिफिक सिटी के अंदर वहाँ पे अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो डिफाइन करती हैं कि उस जगह के हिसाब से वहाँ पे कौन कौन से जो बिल्डिंग्स हैं वो अलाउड हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सोसाइटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे जो है कुछ एरिया कमर्शियल के लिए रखा होता है, वहाँ पे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देख रहे होते हैं। कुछ एरिया रेजिडेंशियल के लिए रखा होता है, तो वहाँ पे आपके पास जो है ना वो बिल्डिंग थोड़ी छोटी होती हैं, डबल फ्लोर्स तक होती हैं मोस्टली। ठीक है। उसमें भी आप रेगुलेशंस में देखेंगे तो अगर एक फॉर एग्जांपल 50 बाई 90 का प्लॉट है, तो उसमें जो कवर्ड एरिया होगा वो हो सकता है उसमें 35 बाई 40 हो या 35 बाई 80 हो। ठीक है। उसमें स्पेसेस छोड़ी होती हैं 10-10 फुट 15-15 फुट लॉन के लिए या ओपन एरिया के लिए छोड़े होते हैं। एक स्पेसिफिक बिल्डिंग बन रही है तो उसमें भी वेंटिलेशन के लिए आपके पास ओपन टू स्काई एरिया छोड़े होते हैं। तो ये रेगुलेशंस होती हैं जो आपकी बिल्डिंग के अंदर आ रही होती हैं। पहली चीज जो इंटरनल फैक्टर में आई थी वो आपकी प्लानिंग रिक्वायरमेंट थी। प्लानिंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट चीज जो आपके पास आती है दैट इज बिल्डिंग रेगुलेशंस। रेगुलेशंस हम लिख लेते हैं। रेगुलेशंस। थर्ड चीज जो इसके अंदर आपके पास आ रही है वो है लैंड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। बाय वेंडर आप कोई भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर आप एक घर बना रहे हैं या कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि जो ऑनर होता है या जो आपको सेल कर रहा होता है प्रॉपर्टी, या जो सोसाइटी बना रहा होता है बंदा, या जो सोसाइटी का कह लें कि मेन जो प्लानर होता है वो अपनी तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन देता है कि इससे ज़्यादा आप कवर्ड एरिया नहीं रख सकते, आपने फ्रंट एलिवेशन ऐसा रखना है, आपने जो टॉप फ्लोर है उसमें आपने किस तरीके से रूम देने हैं या क्या स्पेसिस को यूटिलाइज किस तरीके से करना है, वो उसकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब उस रिस्ट्रिक्शंस को जो है ना वो आप उस रिस्ट्रिक्शन के बियॉन्ड नहीं जा सकते। ठीक है। अगर उसने कहा है कि आप कवर्ड एरिया 1500 रखेंगे, तो आप कवर्ड एरिया 1550 या 1600 नहीं रख सकते। ठीक है। उसके लिए फिर आपको जो है फाइन वगैरह पे करने पड़ते हैं और बाद में उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। जब वो प्रॉपर्टी सेल भी हो रही होती है तब जो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है सर्विसेज। अब सर्विसेज में आप देखें कि अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर डिफरेंट आपको सर्विसेज चाहिए होती हैं। सर्विसेज कैसे चाहिए होती हैं? आपको रोड चाहिए होता है, आपने जितना मटेरियल रखना है वो मटेरियल रखने के लिए आपको प्लेस चाहिए होती है। ठीक है। आपने मटेरियल प्रोक्योर करना है, मंगवाना है, तो मंगवाने के लिए आपको रोड चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से आपको वहाँ पे पानी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपकी जितनी मशीन ऑपरेट हो रही होती हैं वो या इलेक्ट्रिसिटी पे हो रही होती हैं। इसके साथ आपका कंस्ट्रक्शन में डेली बेसिस पे आपका बहुत ज़्यादा पानी यूटिलाइज हो रहा होता है, वो आपको चाहिए होता है। इसके साथ आपको सीवरेज की सर्विसेज चाहिए होती हैं। लाइक जब आपके 1 2 3 फ्लोर हो जाते हैं तो अब आपका ये नहीं होता कि अगर आप पानी लगा रहे हैं तो वो पानी आपका जो है ना 3 घरों तक फैला हो और रोड पे भी जा रहा हो और आगे पीछे बह रहा हो, तो आपको उसको प्रॉपरली किसी जगह पे छोड़ना पड़ता है। तो वो उसके लिए आपका सीवरेज या उसकी प्लानिंग होना भी जरूरी है। उसके बाद आपके पास आती है सॉइल कंडीशन। ठीक है। अब आप ये बिल्डिंग की तरफ आ गए हैं, डिजाइन करने की तरफ। ठीक है। अब आपका जो सॉइल स्टेटा है, जो सॉइल कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी बिल्डिंग बनाते वक्त। अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें जो सॉइल स्टेटा है वो फॉर एग्जांपल अगर वो आपके पास सैंडी सॉइल है, रेत है वहाँ पे, तो जैसे बुर्ज खलीफा में इसी तरह आपको नॉर्मली बहुत डीप फाउंडेशन देनी पड़ती है। आपको किसी हैवी बिल्डिंग के लिए जो है वो बहुत नीचे तक रिलाय करना पड़ता है, तो वो आपकी सॉइल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपके पास सॉइल स्ट्रेटा जो है वो रॉकी टाइप है, तो फिर आपको जो है ना आप शैलो फाउंडेशन के साथ भी जा सकते हैं। लाइक आपका लोड अगर प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपका जो सॉइल स्टेट है वो आपको लोड बियर कर सकता है, तो आप वहाँ पे उस पर रिलाई कर सकते हैं शैलो फाउंडेशन पे। अगर आपका सॉइल स्टेट इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अगर आप क्ले सॉइल है या सैंडी सॉइल है, तो फिर आप जो है ना उसमें नॉर्मली पाइल फाउंडेशन या फिर डीप फाउंडेशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है टोपोग्राफी ऑफ लैंड। ठीक है। अब ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। कैसे मैटर करती है? ये चीज़ें मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगा। बिलफर्ज हमारे पास एक क्लाइंट आता है,
तो कहता है कि मुझे एक घर बनाना है और मैंने प्लाट खरीदा है। अब प्लाट उसने खरीद लिया जो रोड लेवल से, अब ये देखें ये बिल्कुल एक रोड लेवल है, ठीक है। ये रोड लेवल है, मैं अब इसको 3D में नहीं शो कर पा रहा, बट कंसिडर करें कि दिस इज रोड लेवल, ठीक है। अब उसका प्लॉट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। रोड लेवल से बहुत डाउन है, यहाँ पे सपोज करें 14 फीट जो है वो इसका प्लॉट डाउन है। अब यहाँ पे रेगुलेशंस जो हैं वो रेगुलेशन कहते हैं कि आप जो है 10 फीट से ज़्यादा इसमें आप बेसमेंट भी नहीं बना सकते, ठीक है। अब हम एक उसको ऑप्शन देते हैं कि यार आप बेसमेंट बना लें, ठीक है, लेकिन बेसमेंट पे के लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप 10 फुट से ज़्यादा बेसमेंट नहीं बना सकते। और बेसमेंट जो है वो घर का सबसे एक्सपेंसिव फ्लोर कह सकते हैं इसको। क्यों एक्सपेंसिव होता है? क्योंकि बेसमेंट की जितनी भी आपके पास एक्सटीरियर वॉल्स आ रही होती हैं वो सारी आपने आरसीसी बनानी होती है। और बेसमेंट के लिए आपको रॉफ फुटिंग देनी पड़ सकती है। और इसके नीचे अगर आपको स्ट्रेटा भी मजबूत नहीं है तो उसके लिए आपको फिर पाइल्स भी देनी पड़ेंगी राफ्ट के नीचे। तो ये बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बिल्डफर्ज वो यहाँ पे एक घर बनाता है और उसमें बेसमेंट बनाता है और फिलिंग करता है, और वो रॉक फुटिंग और पाइल फुटिंग के साथ जाता है, डीप फाउंडेशन की तरफ चला जाता है। तो ये घर सपोज करें अगर बन रहा है ये 4 CR में, ठीक है, 4 करोड़ में बन रहा है ये बेसमेंट प्लस 2 फ्लोर। तो यही घर अगर आपका नॉर्मल रोड लेवल पे प्लाट होता तो हो सकता है कि ये 1.5 CR में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जो सॉइल कंडीशन होती है और जो आपका लेवल और टोपोग्राफी होती है एक प्लॉट की या प्रॉपर्टी की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप बिल्डिंग बनाने लगते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इसके एडजेसेंट बिल्डिंग, ठीक है, आसपास कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। अब अगर आपके पास 2 साइडों पे या 3 साइडों पे आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और आप उसके सेंटर में बना रहे हैं, तो आपके लिए जो है वो मटेरियल को लेके आना भी बहुत मुश्किल होता है। एक प्रॉब्लम होती है कि आप किसी और खाली प्लॉट पे जाके मटेरियल डंप करते हैं और फिर वहां से लेके आ रहे होते हैं, और इसी तरह फिर आप मशीनें वगैरह जब ऊपर लेके जा रहे होते हैं तब आपको हर्डल्स आ रही होती हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें एक फ्रंट वाली साइड से, एक रोड वाली साइड से आपको ले जानी पड़ती हैं, तो वहां से अक्सर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके बाद है कि बिल्डिंग का यूज़, आपका जो आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं या जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है, वो पर्पज़ को सर्व कर रही है या नहीं। एक मैं घर बनाता हूँ और उस घर में मैं किचन ही नहीं देता, ठीक है, या किचन बहुत छोटा दे देता हूँ, बाकी टीवी लाउंज बहुत बड़ा कर देता हूँ, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा दे देता हूँ, और बेडरूम छोटे छोटे रख देता हूँ। अब वो वहाँ पे जो है ना वो अपनी सर्विसेज को ही पूरा नहीं कर रही है। तो कोई भी बिल्डिंग जो है उसका पीछे बनाने के पीछे विजन क्या है, उसकी उसके मेन पर्पज क्या है, वो आपने देखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा व्यू का भी देखना होता है, ठीक है, और उसके साथ आपने डे लाइट को भी देखना होता है। लाइक वेंटिलेशन और डे लाइट जो होती है वो किसी भी घर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आपके घर में पूरा दिन अंधेरा ना रहे। अगर आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें पूरा दिन अंधेरा ना रहे, उसमें आपकी किसी तरीके से डे लाइट आ रही हो, उसके अंदर आपकी वेंटिलेशन हो रही हो प्रॉपर। क्योंकि अगर वेंटिलेशन नहीं होगी, लाइट नहीं आ रही होगी, तो उसका जो बिल्डिंग का यूज है या जो उस बिल्डिंग की वर्थ है वो कह लें कि काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है। ये इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ फिजिकल कंसिडरेशंस हैं जो इसके अंदर आपके पास बिल्ट एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हो सकती हैं? आपके पास नेचुरल कंटूर्स ऑफ द लैंड हो सकते हैं, नेचुरल कंटूर्स, ठीक है। वो अगेन आपके उस लेवल वाली उसमें आ जाता है, ठीक है, कि आपके पास जो सॉइल स्टेटा है, जो आपके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के आपके पास लेवल्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट उस पे अगर आपके पास नेचुरल वेजिटेशन और ट्रीज हैं तो अब ऑब्वियसली आपको वो रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो रिमूव करने की आपके पास सम टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपको रिमूव करने के लिए, अब अगर मैं एक जगह पे कंस्ट्रक्शन करने लगा हूँ और मैंने इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया कि मैं वहाँ से प्लांट भी रिमूव करना है, मैंने वहाँ से बुशेज और ग्रास को भी रिमूव करना है, तो ये मुझे बाद में कॉस्टली पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग का साइज, उसका स्कोप आपने देखना होता है, उसकी शेप देखनी होती है कौन सी शेप है। उसके बाद आपने देखना होता है कि आप जो है वो रोड्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग के थ्रू, ठीक है। सर्विसेज आपकी कौन कौन सी अवेलेबल हैं या नहीं है, और नहीं है तो वो किस तरीके से अवेलेबल की जा सकती है, वो आपने देखना है। उसके बाद आपके पास कुछ नेचुरल वाटरवेज होते हैं, ठीक है। सम टाइम अगर आपके पास जो जैसे रिजॉर्ट्स वगैरह बनने होते हैं, आप अगर देखें
तो वो रिवर साइड पे बने होते हैं। अब ये रिवर है और ये आपके पास रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। तो जब इन इन रिजॉर्ट्स की आपने फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस भी देखना होता है, ठीक है। सेफ्टी पर्पस किस तरीके से कि जब पानी इसमें ज़्यादा आता है तो समटाइम इसमें फ्लड का खतरा होता है, या फिर यहाँ पे जो है ना वो इस सॉइल फेल्यूर का खतरा होता है कि सॉइल जो है वो आपकी यहाँ से टूट के इस तरफ दरिया के अंदर ना चली जाए। दरिया अक्सर जो है वो सॉइल को क्रोड कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपकी जितनी सॉइल है वो उसको आपने स्टेबल कराने के लिए फिर यहाँ पे आपको जो है वो रिटेनिंग वॉल्स देनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर आपका घर जो है या कोई भी बिल्डिंग आपकी वो किसी क्लिफ के साथ बनी हुई है, किसी चट्टान के साथ बनी हुई है, या किसी पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, तो वहां पे भी आपको ये रिटेनिंग वॉल्स वगैरह देनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा जो है वो आपकी जो लोकेलिटीज होती हैं, जो आपकी लोकल अथॉरिटीज होती हैं, उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उनको आपने देखना होता है कि वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें ड्यूरिंग जब आप उसके कर रहे होते हैं। ऑल्दो कि जब आप ड्राइंग्स बनाते हैं, जब आप ड्राइंग्स बना लेते हैं तो वो आपको अप्रूव करवानी पड़ती हैं, और जब आपकी ड्राइंग्स अप्रूव होती हैं और वो प्रॉपरली बनी होती हैं तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता है। ओके। नेक्स्ट इसमें आपने देखना होता है कि जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं वो मॉडर्न हो, ठीक है, उसमें कोई फ्यूचर डेवलपमेंट के चांसेस हों, ठीक है। आप अगर उसको फ्यूचर में जो है वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहें या उसको चेंज करना चाहें या उसमें कुछ एडिशन करना चाहें तो वो आप कर सकें, उसको आपने मद्देनजर रखना होता है। लाइक अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो आपने उसकी चीज़ें पहले से प्लान करनी होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे आगे जो है वो हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।